नमस्ते, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते बल्कि न्यूज के पीछे की कहानी समझते हैं। यहाँ हेडलाइंस सिर्फ शुरुआत होती है और असली फोकस होता है उस इम्पैक्ट पर जो आपकी जिंदगी, आपके डिसीजंस और आपके फ्यूचर को शेप करता है। क्योंकि हर बड़ी ग्लोबल स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होती है, बस जरूरत होती है उसे ठीक तरह से देखने की। आज हम बात करेंगे उन 3 स्टोरीज की जो पहली नज़र में एक दूसरे से अनरिलेटेड लगती है, लेकिन जब आप उनकी लेयर्स को खोलेंगे तो एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में वो कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एनर्जी मार्केट्स और आपकी डेली लाइफ के खर्च को हिला रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की वो वीज़ा पॉलिसी जिसमें स्क्रूटिनी इतनी बढ़ गई है, अब सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और तीनों स्टोरीज का एक कॉमन थ्रेड है, अनसर्टेनिटी। लेकिन गायत्री स्पीक्स में हम अनसर्टेनिटी से नहीं डरते, हम उसे समझते हैं। तो चलिए आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज को डिटेल में तोड़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। आज की पहली और सबसे क्रिटिकल स्टोरी आती है मिडिल ईस्ट से, जहां पिछले कुछ महीनों से जो टेंशन सिमर कर रही थी वो अब एक नए और कंफ्यूजिंग फेज में एंटर कर चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिसे आप एग्रेसिव भी कह सकते हैं और कंफ्यूजिंग भी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर अटैक्स 2 से 3 वीक में रोक सकता है और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि कोई फॉर्मल पीस डील हो। उन्होंने कहा ईरान डजंट हैव टू मेक अ डील, नो। उनका फोकस है ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देना, ताकि वो कभी न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बिल्कुल सेम टाइम पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची ने एक इंटरव्यू में दिया और साफ कहा कि नो नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन विद वॉशिंगटन। उन्होंने कहा कि कोई डायरेक्ट टॉक्स है ही नहीं, न डायरेक्ट है न इनडायरेक्ट। और ये तब जब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पहले क्लेम कर रहे थे कि ईरान इज बेगिंग डील के लिए। अब आप इस एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, एक तरफ एक देश कह रहा है कि हम जल्दी एग्जिट करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा देश कह रहा है कि बात ही नहीं हो रही है। ये जो नैरेटिव का मिसमैच है, ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस एलिमेंट है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता तब डिसीजंस क्लैरिटी से नहीं, एजम्पशन से लिए जाते हैं। और एजम्पशंस स्पेशली वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर आप सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि इकोनॉमिक लेंस से देखते हैं तो इसका असली मतलब कुछ और है। ट्रंप ने इसके साथ एक ट्रूथ सोशल पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने अलाइड कंट्रीज स्पेसिफिकली यूनाइटेड किंगडम को टारगेट किया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री हेल्प करने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योरसेल्फ, गो गेट योर ओन ऑयल। यह एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। ट्रेडिशनली अमेरिका ग्लोबल ट्रेड राउट्स को ओपन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देख रहे हैं, अब आप अपना देखो। और इस शिफ्ट का सबसे बड़ा कॉस्ट किसको देना पड़ रहा है? आम आदमी को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की 1/5 ऑयल सप्लाई का राउट है, पर्टिकुलरली एक कंट्रोल्ड चॉक पॉइंट बन चुका है। ईरान ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, शिपिंग एक्टिविटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। ऑफिशियली ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट कंप्लीटली बंद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के शिप्स ही पास कर पा रहे हैं। इसका असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। चेक रिपब्लिक ने अनाउंस किया कि वो अपने रिजर्व से 100,000 मैट्रिक टन्स ऑयल रिलीज करेगा, क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में गैसोलीन के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट चेन रिएक्शन है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, लॉजिस्टिक्स महंगी होती है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं और अल्टीमेटली आम आदमी की पॉकेट पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। अब यहाँ मैं एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ। ट्रंप का कहना है कि वो 2 से 4 वीक्स में कॉन्फ्लिक्ट रैप अप करना चाहते हैं, इवन इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन न हो। यह एक स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कॉम्प्रोमाइज सस्टेनेबल है या सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देगा। हर दिन एक नई हेडलाइन आती है और हम उसे कंज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं बिना ये समझे कि ये चेंजेस हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। और यहाँ एक और बात, जब अमेरिका कह रहा है गो गेट योर ओन ऑयल, तो वो सिर्फ यूके से नहीं कह रहा, वो पूरे ग्लोबल सिस्टम को सिग्नल दे रहा है। अमेरिका अब ग्लोबल पुलिसमैन की रोल से निकल रहा है और इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज पहले यूएस प्रोटेक्शन पर रिलाई करती थी, उन्हें अब अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई के लिए खुद सोचना होगा। यानी नाटो के रोल पर भी सवालिया निशान लग रहा है, और सिर्फ रोल पर ही नहीं, नाटो की एग्जिस्टेंस पर भी। ये एक नई दुनिया है और इस दुनिया में जो जल्दी अडॉप्ट करेगा वो सरवाइव करेगा। अब दूसरी स्टोरी आती है उसी रीजन से, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से। जब हम वॉर की बात करते हैं तो हम अक्सर दो साइड्स की बात करते हैं, यूएस और ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह। लेकिन आज मैं आपको उस थर्ड कैटेगरी के बारे में बताना चाहती हूँ जो स्लोली बट श्योरली पिक्चर में एंटर कर रही है। वो है गल्फ कंट्रीज और स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट मैरीटाइम जोन्स तक एक्सटेंड हो चुका है। दुबई के पास एक कुवैती ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ। थैंकफुली क्रू सेफ रहा, लेकिन यह एक क्लियर सिग्नल है कि अब कोई भी शिप इस जोन में सेफ नहीं है। और इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई जो सिचुएशन को और सीरियस बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई एक्टिवली मिलिट्री रोल वेव कर रहा है। एक अरब ऑफिशियल ने पब्लिकेशन को बताया कि कंट्री यूएस और उसके अलाइज के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। अब यह डिसीजन सिंपल नहीं है। यूएई ने ट्रेडिशनली डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट से डिस्टेंस बनाए रखा। उनका मॉडल रहा है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहकर अपनी स्टेबिलिटी बिल्ड करना। लेकिन जब आपकी प्राइमरी ट्रेड राउट हॉस्टेज बन जाए, जब आपके ऑफशोर एसेट्स टारगेट हो रहे हैं, तो न्यूट्रल रहना एक लग्जरी बन जाता है। और यहाँ एक डीपर रियलिटी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, ये यूएई की इकोनॉमी का लाइफलाइन है। अबू धाबी का पूरा इकोनॉमिक मॉडल ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी एक्सपर्ट्स पर बेस्ड है। अगर ये राउट डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो परमानेंटली ना हो, बस अनसर्टेनिटी काफी है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अफेक्ट होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है। इसीलिए यूएई अब उस पॉइंट पर आ चुका है कि जहां वो सोच रहा है कि क्या पैसिव रहना उनके लिए ज्यादा रिस्की है या एक्टिव रोल लेना। अब यहाँ मैं आपको वो पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ जो हेडलाइन में नहीं दिखता। जब यूएई मिलिट्री रोल लेने की बात कर रहा है तो वो सिर्फ एक कंट्री का डिसीजन नहीं है, ये पूरे रीजन का सेंटिमेंट शिफ्ट है। पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि गल्फ कंट्रीज ने अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। उन्होंने यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन की और अब वो ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए एक्टिव स्टैंस ले रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो पहले एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, वो अब रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। ईरान ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनकी रेड लाइन है और अगर यूएई या यूएस मिलिट्री फोर्स से इसे फोर्सफुली रीओपन करने की कोशिश करते हैं तो ईरान की तरफ से रिस्पांस और एग्रेसिव हो सकता है। पॉसिबली मिसाइल अटैक्स ऑन यूएई's ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर अटैक्स ऑन देयर फाइनेंशियल सिस्टम्स। और इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है एक्सपैट कम्युनिटीज, इंक्लूडिंग लैक्स ऑफ इंडियंस जो यूएई में रहते हैं और काम करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन उनकी डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अगर वॉर का रेडियस बढ़ता है तो वीजा पॉलिसीज चेंज होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ते हैं और कई लोगों को अपना फ्यूचर रीप्लान करना पड़ सकता है। और यहाँ मेरा टेक है कि जब वॉर्स मैनेज की जाती है न कि जीती जाती है तो उनका कॉस्ट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली ज़्यादा कंसर्न करती है वो है नॉर्मलाइजेशन। हम धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि इंस्टेबिलिटी परमानेंट है, फ्यूल प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं,
सप्लाई चेन्स वल्नरेबल रहती है और हम एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इंस्टेबिलिटी नॉर्मल है, तो हम सॉल्यूशन मांगना बंद कर देते हैं और सॉल्यूशन के बिना हम सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट से निकलकर आते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट जियोग्राफी और डिफरेंट इम्पैक्ट की स्टोरी पर, जो इंडिया में हर एस्पिरेशनल फैमिली के घर में चर्चा का टॉपिक है। अमेरिका का H-1B वीजा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने कंफर्म कर दिया कि फिस्कल ईयर 2027 के लिए इनफ रजिस्ट्रेशंस आ चुकी है। एनुअल कैप और एडवांस डिग्री कोटा दोनों भर चुके हैं। अब सिर्फ वही कैंडिडेट्स आगे बढ़ सकते हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसेस में पिक हुआ है। फाइलिंग विंडो 1 अप्रैल से ओपन हो रही है और सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को अपनी पिटिशंस फाइल करनी होगी सिलेक्शन नोटिस के साथ, या तो ऑनलाइन या डेजिग्नेटेड फाइलिंग सेंटर्स पर। अब ये प्रोसेस हर साल होता है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन। USCIS ने क्लियर कर दिया है कि अब हर डिटेल, चाहे जॉब प्रोफाइल हो, एम्प्लॉयर डिटेल्स हो या आइडेंटिटी, सब कुछ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन से परफेक्टली मैच होना चाहिए। पासपोर्ट प्रूफ देना मैंडेटरी है और वेज लेवल सर्टिफाई करने के लिए प्रॉपर एविडेंस भी देना होगा। सिंपल शब्दों में कंपटीशन वही है, लेकिन स्क्रूटिनी कई गुना बढ़ चुकी है और यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हर साल H-1B वीजास एक बड़ा हिस्सा इंडियन प्रोफेशनल्स को जाता है, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च सेक्टर्स में। तो यह पॉलिसी चेंज सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है, ये इंडिया में लाखों एस्पिरेंट्स के करियर ट्रैजेक्टरी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब मैं आपको इस पॉलिसी चेंज के अंदर की कहानी बताती हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में नहीं लिखी होती। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि H-1B प्रोसेस में मल्टीपल शिफ्ट्स आए हैं। पहले लॉटरी सिस्टम था, फिर वेज बेस्ड प्रायोरिटी आई, फिर रजिस्ट्रेशन फी बढ़ी और अब स्क्रूटिनी का ये नया स्टैंडर्ड। हर शिफ्ट का पैटर्न एक ही है। अमेरिका चाहता है कि जो लोग आए वो जेन्युइनली हाई स्किल और यूएस इकोनॉमी में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दे। अब इसका मतलब क्या है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए? देखिए, पहले सोचिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब सिलेक्शन होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन अब स्क्रूटिनी इतनी बढ़ गई है कि सिलेक्शन काफी नहीं है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस पर कोई सवाल ही ना खड़ा करे। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जॉब प्रोफाइल को प्रिसाइज तरीके से डॉक्यूमेंट करना होगा। एम्प्लॉयर डिटेल्स में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। वेज लेवल को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पासपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ परफेक्टली मैच होना चाहिए। ये छोटी सी मिसमैच, एक मिसिंग डॉक्यूमेंट और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, चाहे आपका सिलेक्शन हो चुका हो। और यहाँ एक और साइलेंट शिफ्ट है। अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को अब इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से टाइटली लिंक कर रहा है। वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्पेसिफिक स्किल सेट्स चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो लोग आए वो यूएस इकोनॉमी में इमीडिएटली कंट्रीब्यूट करें। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल है। हमारे प्रोफेशनल्स को अब अपने आप को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना होगा। टेक्निकल एजुकेशन के साथ डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस में भी मास्टर बनाना होगा। ग्लोबल मोबिलिटी अब प्रिविलेज नहीं है, एक हाईली रेगुलेटेड सिस्टम है और जो लोग इस स्क्रूटिनिटी को अर्ली समझकर अपने प्रोसेस को परफेक्ट करेंगे वही लोग आगे निकल पाएंगे। बाकी के लिए ये सिस्टम एक बैरियर बन जाएगा। और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जो लोग इसे एक चैलेंज की तरह देखेंगे और अपने स्किल्स के साथ अपनी कंप्लायंस कैपेबिलिटी भी बिल्ड करेंगे, वो इस सिस्टम में सक्सेड करेंगे। क्योंकि आखिर में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के लिए खुलती है जो अडॉप्ट कर सकते हैं। आज हमने 3 स्टोरीज देखी,
एक वॉर जो बैटलफील्ड में निकलकर आपकी पॉकेट तक पहुंच चुकी है, एक रीजन जो एक्सपैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और एक वीजा पॉलिसी जो स्क्रूटिनिटी के नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रही है। इन तीनों स्टोरीज में एक कॉमन थ्रेड है, चेंज। और चेंज का जो नेचर है वो है अडप्ट और बी लेफ्ट बिहाइंड। मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज जल्दी अडप्ट कर रही है, जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रेटेजी को नई रियलिटीज के साथ अलाइन कर रही है, वही आने वाले टाइम में सरवाइव करेगी। वही कंट्रीज जो यूएस प्रोटेक्शन पर रिलाई करती थी और जब खुद के लिए नहीं सोच रही, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। सिमिलरली इंडिया के प्रोफेशनल्स के लिए जो लोग इस स्क्रूटिनिटी एरा को अर्ली समझकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो H1B सिस्टम में सक्सीड करेंगे। जो लोग पुरानी सोच में जिएंगे कि बस सिलेक्शन हो जाना काफी है, उनके लिए ये सिस्टम एक बैरियर बन जाएगा। और यहाँ मैं अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ, आज की दुनिया में कोई भी स्टोरी ट्रूली दूर नहीं होती। जो वॉर मिडिल ईस्ट में हो रही है, उसका असर आपकी पेट्रोल की प्राइस पर पड़ता है, आपके अस्पताल में MRI मशीन की अवेलेबिलिटी पर पड़ता है, आपके फोन में चिप की अवेलेबिलिटी पर भी पड़ता है। जो वीजा पॉलिसी अमेरिका में बन रही है, उसका असर इंडिया में एक इंजीनियर के करियर पर भी पड़ता है, एक फैमिली के फ्यूचर पर पड़ता है, एक स्टार्टअप के हायरिंग प्लान पर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ न्यूज़ ना देखें, बल्कि उसे समझें, क्योंकि ये जंग चाहे कहीं भी हो रही हो, असर कहीं ना कहीं हम सब पर हो रहा है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग भी सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं, उसके साथ समझ भी पाए। मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।